चलो चलो, तो कुछ होमवर्क दिए थे तुम लोगों को क्या? नहीं दिए थे? आजकल तुम लोगों को होमवर्क देना बच जा रहे तुम लोग, नहीं पता नहीं कैसे। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पिछले क्लास में कहाँ तक थे हम लोग? अच्छा, पैंक्रियाज खत्म हो गया है क्या? अच्छा, स्टार्ट करना है। चलो, तो कल तक जो पढ़ा इसमें कोई समस्या है, कोई कष्ट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? आगे बढ़ा जाए? मतलब कोई कष्ट नहीं, नहीं यही होनी चाहिए जीवन में, कोई कष्ट ही नहीं है, मस्त है जिंदगी चल रही है क्या? ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए। चलो, तो पैंक्रियाज को हम लोग देखते हैं। पैंक्रियाज में क्या पढ़ाया था, एक बार थोड़ा कॉपी दिखा देना भाई। यस, किधर है यार? एक मिनट रुको तो यार, इसको ऑफ कर दो। अरे दिखाओ यार, कॉपी ही दिखाना है यार, मोबाइल नहीं दिखाने बोल रहे हैं। इतना डर रहा है भाई। चलो, मोबाइल अपने पास ही रखो। इतना डरता क्यों है भाई? भाई यार कहाँ है? एक मिनट आ रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, तब तक बताओ, तब आएंगे। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन। Which of the following, which of the following, which of the following duct, which of the following duct, 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 D-U-C-T, duct, present in parotid gland, parotid gland, parotid gland, parotid gland, ऑप्शन, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। स्टेंसन, स्टेंसन, ऑप्शन नंबर बी। बार्थोलियन, 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 ठीक है, लिखा। ऑप्शन नंबर सी लिखो, वार्टन, वार्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, नन, नन, NONE, नन ऑफ दिस। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, होमवर्क नहीं दिए थे, चलो क्वेश्चन से ही शुरुआत की जाए, क्वेश्चन क्लास नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। Which of the following, which of the following salivary gland is larger, ठीक है। Which of the following salivary gland is larger, निम्नलिखित में कौन सी लार ग्रंथि सबसे बड़ी है? ऑप्शन लिखो, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी, पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। सबलिंगुअल, 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 और ऑप्शन नंबर बी सब मैंडिबुलर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी यहां पे, ऑप्शन नंबर सी यहां पे, ऑप्शन नंबर डी नन, ठीक है।
सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पढ़ा है कि नहीं? कौन बोला नहीं? गर्दनें घुमा देंगे। ठीक है, पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। कल, हाँ लिखो, लिखो। The HCl produced in the HCl produced in stomach in IN। और जोर से बोलूं? गड़ब हो जाता है, चलो कोई नहीं। ठीक है, क्या बने बोला? The pH HCl produced in stomach by dash acid। डैश मत लिख देना ये, ठीक है। ऑप्शन लिखो, zymogen cell, zymogen cell, zymogen cell, zymogen cell, oxantic cell, zymogen cell, oxantic cell, G cell, G for gun, G cell और I cell, ठीक है, ठीक है। चलो इतना ठीक है, बनाओ इसको, बनाओ नहीं, ये तुम लोग का SW है, ठीक है। ये कल मैंने देना भूल गया था, ठीक है, बना के आना। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पैंक्रियाज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पैंक्रियाज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नाशय। देखो पैंक्रियाज के बारे में हम देखते हैं। तो पैंक्रियाज क्या है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान दो, नहीं तो लिखते रह जाओगे जिंदगी भर। 50 बार बोला, लेकिन सुनो थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। पैंक्रियाज के बारे में बात करते हैं। ये हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। अब फर्स्ट कौन सी है? लीवर है, ठीक है। अब इस भाई साहब को, पैंक्रियाज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भाई साहब इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। अब भाई ऐसा, ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं? तो यहां पे एक है इंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और एक होता है एक्सोक्राइन, ठीक है। तो ये दोनों की तरह का, अब देखो एक्सोक्राइन का काम क्या होता है और इंडोक्राइन का काम क्या होता है, ठीक है। इंडोक्राइन जो होती है ये कैसी होती है? डक्ट या डक्टलेस? ये होती हैं डक्टलेस, ठीक है। तो वैसी ग्रंथियां जिनके पास अपना डक्ट ना हो, डक्ट मतलब पाइप ना हो, ठीक है। पाइप क्यों चाहिए? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई भी इंडोक्राइन, ये भाई साहब देखो, ये बनाती है हार्मोन, ये क्या बनाते हैं? हार्मोन्स को बनाते हैं, ठीक है, हार्मोन्स को बनाते हैं। अब यहां पे देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास क्या होगा? डक्ट होगा, और ये क्या रिलीज करते हैं? ये करते हैं डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं ये। अब भाई साहब देखो, ये जो ग्लैंड है ये क्या रिलीज कर रही है? डाइजेस्टिक एंजाइम। अब डाइजेस्टिक एंजाइम्स हैं जो बना रहे हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड क्या कर रही है? डाइजेस्टिक एंजाइम्स बना रही है। अब इसको अपने टारगेट तक पहुंचाना है, तो टारगेट तक कैसे पहुंचाएंगे? तो भाई कोई ना कोई साधन होना चाहिए जिसके थ्रू ये पहुंचाए। तो वो साधन क्या है? डक्ट, वो पाइप, ठीक है। डक्ट मतलब वो पाइप जिसके थ्रू वो क्या करेगा? अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स को अपने टारगेट तक पहुंचा देगा, ठीक है, समझ में आई बात? तो टारगेट तक पहुंचाने के लिए इसको डक्ट चाहिए, ठीक है। अब प्रोड्यूस क्या करता है? डाइजेस्टिक एंजाइम्स। और इस तरह के ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। एक और, तो एग्जांपल में अगर मैं लिखना चाहूं, एग्जांपल छोड़ो, ठीक है, एग्जांपल लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? सलेवरी ग्लैंड। और क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, ये सब उसी में आ जाएंगे। इंडोक्राइन किसको बोलते हैं? वैसी ग्रंथि या वैसी ग्लैंड जो क्या करे? हार्मोन को प्रोड्यूस करे, हार्मोन को, ठीक है। जैसे कि हमारे ब्रेन में
बहुत तरह की ग्लैंड पाई, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है कि जितनी भी हमारे आसपास के जितने भी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड है, ठीक है, कौन सी है, कौन सी होती है, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड होती है। अब इस भाई साहब को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करना मतलब ये अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, इसको चलाएगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, खोपड़ी में। अब वो खोपड़ी से क्या भेजेगा, हार्मोन्स को भेजेगा, और हार्मोन्स को यहां पे पहुंचाएगा, और तब ये भाई साहब अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा। अब मान लेते हैं कि भाई इसको तो चाहिए, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन। अब देखो इसके पास डक्ट नहीं है, इसके पास डक्ट था अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए, इस भाई साहब के पास डक्ट नहीं है अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए, तो फिर ये कैसे काम करेगा, तो ये अपने हार्मोन कहां डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। ब्लड पूरे बॉडी में घूमते रहता है, तो घूमते घूमते भाई कभी तो यहां पहुंचेगा, जब पहुंचेगा फिर वहां पे उससे काम करवा लेंगे। तो ये होते हैं इंडोक्राइन, ये होते हैं इंडोक्राइन, और ये होते हैं एक्सोक्राइन। अब पैंक्रियास की बात करूं, ये भाई साहब दोनों की तरह काम करता है, ये डाइजेस्टिक एंजाइम्स को भी रिलीज करता है और हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। अब जब ये डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करेगा तो इसको एक डक्ट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, और पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ही स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जब, अब जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन्स है जो रिलीज कौन करता है, पैंक्रियास, ठीक है। अब इंसुलिन, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, तो हार्मोन कौन रिलीज करता है, इंडो या एक्सो, इंडो। अब भाई इसको रिलीज करने के लिए पाइप की जरूरत नहीं है, तो ये बिना पाइप के ही क्या कर देता है, इसको रिलीज कर देता है। कहां पे करेगा, ब्लड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इसके भी तरह काम कर रहा है और इसके भी तरह काम कर रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, मिक्स ग्लैंड हो गया, ठीक है। यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, यहां सब आगे चलते हैं। अब यहां पे देखेंगे भाई इंडोक्राइन सिस्टम के तहत कैसे ये काम करता है और एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहले मैं कौन सा देखता हूं, ये वाला, उसके बाद इस पे आता हूं, ठीक है। चलो अब यहां पे देखेंगे भाई साहब कौन कौन से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से ये रिलीज करता है, डाइजेस्टिव, अबे यार दिमाग खराब हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कौन कौन से रिलीज करता है। पहला नाम है, पहला देखो नाम है इसका ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन प्लस काइमोट्रिप्सिन, ये दो हार्मोन है, ठीक है, दोनों दोनों एक ही जैसे के नाम है, ये हो गया ट्रिप्सिन, ये हो गया काइमोट्रिप्सिन। अब इसका काम क्या होता है, इस भाई साहब का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। तो जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है, अब प्रोटीन को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि हमने पढ़ा था कहां पे, स्टमक में, तो पेप्सिन भाई साहब क्या कर रहा था, प्रोटीन को तोड़ रहा था, किसमें, पैप्टिन में तोड़ रहा था। पैप्टिन बेसिकली है क्या, छोटका सा मॉलिक्यूल्स है, किसका, प्रोटीन। प्रोटीन इतना बड़ा मॉलिक्यूल्स है। अब बॉडी उसको एडजस्ट क्या करेगी, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको क्या करना पड़ेगा, कट्टम कुट्टी करना पड़ेगा, एकदम तोड़ना पड़ेगा एकदम, ठीक है ना, उसका कीमा बनाना पड़ेगा, किसका, प्रोटीन का। तो छोटे छोटे टुकड़े में जब हो जाएगा तब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। अब देखो प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स है, इसी को बोलते हैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड। अब भाई साहब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे किसमें, तो लार्ज था, लार्ज से किसमें आ जाएगा, स्मॉल पेप्टाइड में आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल पेप्टाइड में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, ये जब आएगा फिर इसके बाद देखो क्या होगा, कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज, ये एक और हार्मोन्स है, ये डाइजेस्टिक एंजाइम्स है, ठीक है, इसी के साथ काम करता है। ये क्या नाम है, कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज। ये भाई साहब क्या करेगा, इस फिर को, ये भाई साहब जो स्मॉल पेप्टाइड है जो आपका, इस स्मॉल पेप्टाइड को फिर फर्दर तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, ये इसको लास्टली इसका जो प्रोडक्ट होता है किसमें, एमिनो एसिड में तोड़ देगा। तो हमारा जो प्रोटीन होता है उसका लास्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड जब ये आएगा तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन को तोड़ने के लिए तीन है, कौन सा, ट्रिप्सिन, और इसी का एक और भाई है, कौन नाम है इसका, काइमोट्रिप्सिन। ये क्या करेंगे, प्रोटीन जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड है इसको तोड़ेंगे किसमें, स्मॉल पेप्टाइड में। फिर यहीं पे एक और है, इसी का एक और इसका शाखा, जिसका नाम क्या है, कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज। ये क्या करेगा, स्मॉल पेप्टाइड को क्या करेगा, तोड़ेगा किसमें, एमिनो एसिड में टूट जाएगा। यही तो हमको, यहीं तक तो हमको पहुंचाना था इसको। तो प्रोटीन मेरा यहाँ पे टूट गया कि नहीं, यहाँ पे टूट गया, अब बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब। ये सारा प्रोसेस कहां चल रहा है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैंक्रियाज के अंदर नहीं। ऐसा नहीं कि पैंक्रियाज के अंदर घुस जाएगा फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तब तो पैंक्रियाज ही डैमेज हो जाएगा। ये कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था स्टमक, अब स्टमक के बाद खाना कहां पहुंच रहा है? स्टमक के बाद खाना पहुंचेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो खाना यहां पहुंच चुका है, पैंक्रियाज ने अपने एंजाइम्स यहां पे रिलीज कर दिए हैं, वो एंजाइम्स यहां पे आ रहे हैं और इस भाई साहब को यहां पे तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस कहां चल रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो लिखो अब इसको। हो गया? पैप्टिडेस, PEPTIDASES, कार्बोक्सी पैप्टिडेस। कार्बोक्सी पैप्टिडेस, क्या बोल रहे हो? देख लिया? बढ़े आगे? हो गया? अबे यार, ठीक है। तो यहां पे हमने भाई साहब, इसका काम क्या है? ये तीनों मिलकर किसको तोड़ रहे हैं? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को भाई साहब हमने तोड़ दिया। अब आते हैं किसका नंबर आएगा? अब आते हैं किसका? स्टार्च को तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन ही चीजों को तोड़ना है। एक तो प्रोटीन है हमारे पास, किसको किसको तोड़ते हैं हम लोग? प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ दिया। फिर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ना है, और किसको तोड़ना है? फैट को तोड़ना है। यही तो, एक को हमने तोड़ दिया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, विटामिन को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो आते हैं, अब आते हैं, देखो एमाइलेज, इसका पहले भी नाम सुना है हमने, नाम सुना है कि नहीं? एमाइलेज का नाम सुना है कि नहीं? पहले कहां पे सुना था? ये कहां पढ़ाया जाता है? हमारी स्लाइवरी, ठीक ना, स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है? रिलीज करती है, ठीक है। चलो, एमाइलेज भाई साहब क्या करेगा? मान लेते हैं कि आपने स्टार्च, स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इस भाई साहब को ये तोड़ देता है, किसमें? माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। अब देखो, स्टार्च जो होता है वो बड़ा मॉलिक्यूल्स है, बहुत भारी मॉलिक्यूल्स है, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच रहते हैं, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन रहती है, तब जाके मेरा स्टार्च बनता है। अब इसको तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी? नहीं करेगी, क्यों? बड़ा मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कर देते हैं, तो माल्टोस इसको, तो ये भाई साहब क्या करेगा? इसको तोड़ेगा। तो तोड़ेगा तो माल्टोस का मतलब क्या होता है? दो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ देगा, ठीक है, दो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ देगा, ठीक है। अब बॉडी क्या इसको एब्जॉर्ब करेगी? करेगी? अभी भी नहीं करेगी, क्योंकि अभी और तोड़ना है, क्योंकि दो के जगह इसको क्या करना है? एक करना है। तो फर्दर ये टूट जाता है, ठीक है, ये फर्दर इसको तोड़ देता है, किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है। तो एमाइलेज भाई साहब स्टार्च है, स्टार्च से माल्टोज, फिर माल्टोज को यहां पे फिर इसको ही फिर यहां पे चैन से जीने नहीं देता, बोलता है कि तुमको बेटा तोड़ के रहेंगे, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर तोड़ दिया इसको, ठीक है। तो ये है भाई साहब, ठीक है। देखो, इसके बाद आता है क्या? लाइपेज। तो लाइपेज के बारे में मैंने क्या बताया था? जहां पे भी लाइपेज का नाम सुनो तो इसका एक ही काम होता है, किसको तोड़ता है? ये फैट को तोड़ता है, ठीक है, एक ही काम है इसका, फैट को तोड़ना। फैट का दुश्मन है ये, ठीक है। तो फैट को ये तोड़ेगा किसमें? फैटी एसिड में। चलो, फैटी एसिड में इसको तोड़ देता है, ठीक है। तो ये हो गए डाइजेस्टिक एंजाइम्स के, पैंक्रियाज के तीन हैं, एक का काम है प्रोटीन, एक का काम है स्टार्च को, और एक का काम है फैट को तोड़ना।
9 नहीं है, अबे यार ये 9 नहीं है, ये ग्लूकोज है। कहाँ ध्यान है, ये 9 नहीं है। जी 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 जी, तो जी मतलब ग्लूकोज। 9 मत समझ लेना भाई, इतना बड़ा परमाणु बम फोड़ देगा इस सब को। गोली वोली चलाइए ना, सीधे परमाणु बम फोड़ो, खत्म हो जाएगा आदमी। ठीक है, जी 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 जी, ठीक है, बढ़े आगे, यहाँ तक हो गया, हो गया भाई, बढ़े। चलो, तो डाइजेस्टिक एंजाइम्स हमने पढ़ लिए। तो ये कौन सा इसका सिस्टम है, तो इंडोक्राइन सिस्टम है कि एक्सोक्राइन है? ये एक्सोक्राइन सिस्टम का ये इसने काम कर दिया। अब आते हैं इंडो पे। इंडो का मतलब, ठीक है, अब ये क्या करेगा, बहुत तरह के हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, अब हार्मोन से देखते हैं भाई साहब के। देखो पैंक्रियाज जो होता है, जैसे कि मान लेता है ये पैंक्रियाज है, ठीक है, इसका देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना करेलेट की तरह रहता है। ठीक है, अगर तुम्हारा पैंक्रियाज में निकाल दूं ऑपरेशन करके अभी, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, करेले की तरह रहता है, थोड़ा सा, नहीं करेला जो रहता है ऐसे फोटो में देखोगे तो कैसा रहेगा पता, लेकिन उसको जब निकाल के देखेंगे तो देखो अक्सर क्या बोला जाता है कि जो जिस शेप का रहता है, ठीक है, जैसे कि ब्रेन के शेप का एक आपको फूड मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, अखरोट टाइप का, उसको खाएंगे तो खूब आपका दिमाग क्या होता है, तेज होता है। अब वहीं आप करेला का जूस पिएंगे तो आपका पैंक्रियाज थोड़ा सा ठीक ठाक से काम करेगा। मतलब कि ऐसा कोरिलेट है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि जिस शेप का वो रहता है उसको खाएंगे तो वो थोड़ा सा जो जिस शेप का रहता है वो तेज हो जाता है। ठीक है ना, ऐसी कहावतें हैं। ठीक है, और ऐसा होता भी सही माने। अखरोट खाओगे तो खोपड़ी आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी तेज हो जाएगी। करेले का जूस पियोगे तो ये आपका थोड़ा सा टकाटक काम करेगा। लेकिन करेले का जूस पीता कौन है कि नहीं? अब ये भी मान लेते कि ये पैंक्रियाज है। ठीक है, तो पैंक्रियाज में देखो बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे पाए जाते हैं क्या, स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स पाए जाते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस। अब भाई साहब ये क्या नाम है, लैंगरहैंस। देखो भाई साहब इसको डिस्कवर किया था लैंगरहैंस भाई साहब ने। ठीक है ना, पैंक्रियाज की उन्होंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि भाई इसमें कुछ खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया क्या, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये खास तरह के सेल हैं जो खास तरह के हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये लैंगरहैंस भाई साहब ने जो हमको बताया है, ये जो सेल्स हैं, जो स्पेशल तरह के सेल्स हैं, ये कैसे काम करती हैं। अब देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है, मान लेता हूं कि ये किसी एक को मैंने उठाया, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मैग्नीफाई किया तो देखो तीन तरह के यहाँ पे आपको सेल्स, तीन तरह के सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा और एक का नाम है गामा। ठीक है, तीन तरह की हैं, अल्फा बीटा गामा। ये तीनों क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगर सेल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे जब हमने स्टडी की तो पता चला कि अल्फा सेल कुछ और रिलीज कर रहा है, बीटा सेल कुछ और रिलीज कर रहा है और गामा सेल कुछ और रिलीज कर रहा है। तो क्या क्या रिलीज कर रहा है, अल्फा सेल जो होता है बेसिकली एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको नाम क्या है, ग्लूकागोन। क्या नाम है, क्या 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 ग्लूकागोन। ठीक है, बीटा किसको करता है, ये भाई साहब करता है इंसुलिन को। तो बीटा सेल जो होता है वो किसको रिलीज करता है, इंसुलिन को। ठीक है, और ये भाई साहब जो बच गया ये किसको करता है, सोमैटोस्टैटिन को। क्या नाम है इसका, सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है, सोमैटोस्टैटिन। क्या, अबे क्या, ठीक है, सोमैटो, ये गामा। तो तीनों का काम अलग अलग है। तो भाई इंसुलिन कुछ अलग ढंग से काम करता है, ये भाई सब अलग ढंग से काम करता है। ये अब देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन एक क्या पूछा गया है बीपीएससी में कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। डाइजेस्टिक एंजाइम गलती से नहीं टिक कर देना क्योंकि हम हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है। तो ये अल्फा बीटा गामा तीन तरह की सेल्स यहां पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर बात करूं बीटा सेल्स की, ठीक है, तो देखो अल्फा सेल जो है, अल्फा सेल को जिस व्यक्ति ने डिस्कवर किया था, ठीक है, अल्फा सेल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अल्फा सेल के बारे में बात करूं तो अल्फा सेल को जिसने डिस्कवर किया है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया है अल्फा सेल को, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसके बारे में एग्जाम में पूछा गया, इसका नाम क्या है, किम्बल
एंड म्यूरलिन, इन व्यक्तियों ने, दोनों ने मिलकर, क्या दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर इस अल्फा सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और जो ग्लूकागोन है इसको निकाला गया था, ठीक है, कहां से, गाय के पैंक्रियाज से, ठीक है, तो काउ पैंक्रियाज है, वहीं से पहली बार इसको निकाला गया। तो पहली बार इसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, काउ पैंक्रियाज, ठीक है, काउ पैंक्रियाज से यहां से निकाला गया था। इंसुलिन की बात करता हूं, तो ये जो बीटा सेल है, इस बीटा सेल को किसने डिस्कवर किया है, ये देखते हैं यहां पे, ठीक है, तो डिस्कवर इसको किसने किया, बीटा सेल के बारे में। तो बीटा सेल के बारे में सबसे पहले हमको किसने बताया था, दो व्यक्ति हैं, ये भी दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है इनका, बेंटिक एंड बेस्ट, ठीक है, ये दो व्यक्तियों ने इसकी डिस्कवर की थी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये अभी पूछा नहीं गया है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेंटिक एंड बेस्ट ने डिस्कवर किया था बीटा सेल्स को, और ये भाई साहब जो एक्सट्रैक्ट किया गया था, ये कहां से किया गया था, इसको किया गया था कुत्ते के पैंक्रियाज से, ठीक है। तो यहां पे ये दीजिए याद रखना कि भाई साहब डिस्कवर किसने किया है, इसको किसने डिस्कवर किया है, क्या नाम है, ठीक है, तो दो ठो बी है, एक ठो बी एक ठो ई बी, तो क्या नाम है इसका, बेंटिक एंड बेस्ट, क्या नाम है, क्या, अबे क्या, ठीक है, इसका नाम क्या है, किम्बल एंड म्यूरलिन, क्या, 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 ठीक है। और कहां से निकाला था, काउ पैंक्रियाज से, इसको कहां से, इसको तो भाई साहब इसी ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में भाई साहब हमको पहले से पता था, इसके बारे में हमको पता नहीं था, तो इन दोनों साइंटिस्टों ने इसके बारे में हमको बताया। ये भाई साहब तो इन्हीं ने ही डिस्कवर करके रखा था, ठीक है, इसका काम है, अभी हम बताएंगे इसको, ठीक है, पहले इसको देखो। डिस्कवर किसका, बीटा सेल के बारे में, बीटा सेल के बारे में डिस्कवर किसका, अल्फा सेल, ठीक है, अल्फा सेल, समझे, अरे बतिया समझ में आई कि नहीं, चलो यार क्या दिक्कत है, सोमैटोस्टैटिन, हाँ क्या बोला था, इधर कहां से आवाज आ रहा है, कहां पे, फाउंड इन पैंक्रियाज, इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरेन। ये जो सेल्स हैं, इस स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन पैंक्रियाज, जिसका नाम क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगरेन, ठीक है। लिख लिया, लो भाई, हो गया, हो गया, बाप रे बाप, जब कोई बोलता नहीं कि हो गया, तो हम सही बोलते हैं, खुशी का ठिकाना मेरा नहीं रहता, हम बोले कि भाई क्या कर दिया, ये दिल खुश कर दिया आज तो ये आदमी। कहाँ पे, ये अच्छा, ये क्या नाम है, सोमैटोस्टैटिन, क्या नाम है, सोमैटोस्टैटिन, पढ़े पढ़े, अरे यार जल्दी हो जाओ यार, हैं, ये क्या है,
अरे ये जो हार्मोन को रिलीज कर रहा है उसका नाम है इंसुलिन। ये जो हार्मोन को रिलीज कर रहा है उसका नाम है ये जो हार्मोन रिलीज कर, ये क्या है? सेल्स है। ये अल्फा सेल है, ये बीटा सेल, ये गामा सेल है। तो अल्फा सेल कौन को? इंसुलिन को, सॉरी अल्फा सेल किसको? ग्लूकागोन को। बीटा सेल किसको? इंसुलिन को। और गामा सेल किसको? सोमैटोस्टैटिन को। ठीक है, नीचे क्वेश्चन लिखो, नीचे क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन? Which of the following cells produce insulin? Which of the following cells produce insulin? ऑप्शन लिखो। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। ऑप्शन डी ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा सेल हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं भाई, एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं इंसुलिन को। तो इंसुलिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है। कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज। ठीक है, पता ही होगा। अब देखो इंसुलिन का काम क्या होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इधर ध्यान दो मेरे तरफ। इंसुलिन का देखो क्या काम होता है। इंसुलिन का काम, देखो कभी सुना कि डायबिटीज के बारे में सुना होगा ना, तो इसी की वजह से होता है। इंसुलिन की बॉडी में कमी हो जाती है तो डायबिटीज को हो जाता है। अब देखो इंसुलिन का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, शुगर के लेवल को या ग्लूकोज के लेवल को क्या करना है? कंट्रोल करना। कौन करता है? इंसुलिन। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर या ग्लूकोज, दोनों की चीजें हुई, इसको कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करता है ये समझते हैं। मान लेते हैं कि तुम रोज खाते हो 2 रोटी, 2 रोटी से काम तुम्हारा चल जाता है। कल तुमने क्या किया? 5 रोटी ठूस ली। तो 5 रोटी तुमने जो ठूसी तो 3 रोटी तो एनर्जी आपको ज्यादा मिल गई। ठीक है, अब वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा आपके पास ग्लूकोज आ गया, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या करेगा बॉडी? कहीं ना कहीं तो इसको क्या करेगा? स्टोर करेगा ही। अब इसको स्टोर कराना है तो कौन कराएगा? इंसुलिन भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो एक्स्ट्रा जो खाया तो आपके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी आ गया। खाया कि नहीं? अरे है कि नहीं भाई? आपने एक्स्ट्रा 3 रोटी खाई तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी आ गया। तो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का हमको तो उतना अभी यूज नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज करेंगे, फिलहाल तो जरूरत नहीं है। तो अब इंसुलिन भाई साहब क्या करेगा? इसके पास आएगा, बोलेगा चलो बेटा तुमको क्या करते हैं, तुमको थोड़ा सा दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि तुम भाई साहब क्या हो? स्टोर। अब ग्लूकोज के फॉर्म में मान लेते घूमता रहा तो बॉडी तो इसको यूज कर सकती है। ठीक है, तो इंसुलिन इसको क्या करेगा? इसको फैट के फॉर्म में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जैसे आता है इंसुलिन क्या करता है? उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से इंसुलिन ने क्या किया? ग्लूकोज के लेवल का क्या किया? कंट्रोल किया है कि नहीं? अरे किया है कि नहीं? क्योंकि अब बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रहा है। क्यों? इसको इसने क्या किया? फैट में इसने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये काम करता है। अच्छा, मान लेते हैं कि ग्लूकोज लेवल अगर मुझे पता करना है, ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल जैसे कि आपको पता होगा, टेस्ट करवाता आदमी कि भाई इतना शुगर लेवल है, कितना है। तो मान लेते हैं कि मुझे पता करना है कि शुगर लेवल के बारे में, कि शुगर लेवल आखिर नॉर्मल आदमी का कितना होता है। ठीक है, तो आप जब भी जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो बोलेगा कि भैया खाली पेट आइए, एक बार खाली पेट के आइए, फिर बोलेगा कि एक बार ठूस के आइए, तो बोलेगा कि थोड़ा सा खाइए, आप यहां तक खा के चले जाते हैं तो शुगर लेवल भाई इतना बढ़ जाता है कि नहीं? तो शुगर लेवल 2 तरह से चेक किया जाता है, एक तो फास्टिंग में और एक आफ्टर मील। तो फास्टिंग में जब चेक किया जाता है तो इसका देखो लेवल होना कितना चाहिए, तो होना कितना चाहिए? 70 से 80। ठीक है, और आफ्टर मील के बाद कितना होना चाहिए? ये लगभग 120 से 140 के आसपास होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है। मतलब अगर थोड़ा 90 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 भी चला गया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर 150 चला गया, 60 भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पता चला 200 चला गया तो फिर तो दिक्कत है, तब तो फिर शुगर की प्रॉब्लम है आपको, तो फिर कुछ ना कुछ आपको इलाज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैंक्रियाज भाई साहब ढंग से काम तब नहीं कर रहा है। तो शुगर लेवल नॉर्मली इतना होना चाहिए 70 से 80 फास्टिंग के समय, और आफ्टर मील कितना होना चाहिए? 120 से 140। ठीक है, अब लिखो इसको।
अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है mg/dl, mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कहीं पूछ देगा तो बताना होना चाहिए। या तो मोबाइल रहोगे या तुम रहोगे। mg/dl, mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ हाँ, ये जो मतलब शुगर जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो कमी के कारण नहीं, मतलब इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी में तो अगर स्टार्टिंग से ही कम ग्लूकोज ही रहे, मतलब ये प्रोसेस बॉडी में हो ही ना, तो क्या शुगर होगा? मतलब समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम रहा, ठीक है, हमेशा से मेंटेन रहे। अच्छा मेंटेन रहे, हाँ। हाँ, तो क्या शुगर होगा? कैसे तुमको पता चलेगा कितना ग्लूकोज का है? मतलब अगर बाय चांस कोई नहीं बाई चांस नहीं, तुम समझो, मुझे तुमको रोज कितना शुगर खाना कैसे पता चलेगा? पता चल कोई ऐसा डिवाइस है कैसा लगा, अच्छा ग्लूकोज आज लगता है कि दौड़े ओड़ेंगे तो थोड़ा ग्लूकोज लेवल कम है तो खा लेते हैं थोड़ा, कैसे पता चलेगा? ये बॉडी के अंदर कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज की, तुमको मान लेते तुमको तो दिन भर काम करना है, ठीक है, काम करना है तो एक लिमिट में ही ग्लूकोज, देखो एक लिमिट में ही तुमको ग्लूकोज खाना पड़ता है भाई, कि ताकि तोरा पूरा दिन जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका चलता है। लेकिन कैसे कितना खाएं, अब कैसे, अब जैसे कि रोटी खा रहे हैं उसमें ये तो लिखा नहीं रहा कि अच्छा 500 mg/dl लिखा है उसमें, उसमें लिखा हुआ अच्छा 100 ग्लूकोज है इसमें, खा लेते हैं, अच्छा कैसे पता चलेगा? समस्या यहाँ पे है, ठीक है ना? तो यही प्रॉब्लम, तुमको पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज इतना खाना चाहिए, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि खाने, अब हमको नहीं पता तो दे दनादन दिए जा रहे हैं, तो लिमिट में ही खाएंगे ना भाई। नॉर्मली लोगों को नहीं पता था, लेकिन डाइटिशियन लोग तो काम करते तो डाइटिस्ट जो होते हैं भाई सब, वो सब आपको बोलेंगे कि भैया लिमिट में खाइए, ये खाइए वो खाइए, ठीक है ना, वो आपको लिमिट बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अब जैसे कि वो जो होते हैं जो डाइट पे रहते हैं उनका खेल अलग होता है भाई, उनको दुनिया भर के काम, ठीक है, बहुत सारी चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। नॉर्मली अगर हम अपनी बात करें तो भाई ऐसा करना जरूरी है। जाना था मतलब ये कि अगर ऐसा किया जाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ क्यों नहीं किया, कर सकते भाई, तुम शुरू से ही अपने डाइट में अगर तुम जैसे चीनी नहीं खाते हो कोई दिक्कत नहीं, शुगर लेवल तुम्हारा कंट्रोल रहेगा, ठीक है, अवॉइड करो शुगर, ठीक है, और करना ही चाहिए, ठीक है। शुगर क्या एक तरह का स्वीट पॉइजन ही होता है, मत खाओ उसको, हम भी नहीं खाते, तुम भी मत खाओ, ठीक है, समझ रहे हो? नहीं खाया करो, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, उसको तुम खाओगे तो तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, यह बात समझ लो। हम भी नहीं खाते हैं, तुम भी मत खाओ, पीते भी नहीं है भाई, समस्या यही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है तुमको बताएं, जब आदमी चीनी छोड़ता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि खाएं क्या। अब मार्केट में जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे बिस्किट, अरे चीनी है यार कैसे खाएं, समझ में ही नहीं आता क्या तो बहुत, तुम जब शुगर को अवॉइड करोगे ऑटोमेटिक हर चीज को तुम अवॉइड कर ही दोगे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो भाई, जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन होता है, इसको बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट आपके पास एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं जिंक। जिंक ही क्या करता है, इंसुलिन को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो जिंक जो भाई साहब है, जिंक ठीक है, तो जिंक भाई साहब क्या करता है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसके लिए, इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए। तो जिंक आपको जैसे कि बॉडी में जिंक की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इंसुलिन की भी बॉडी में कमी हो जाएगी, ठीक है। चलो
हो गया, चलो पढ़े। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ZINC होगा, सी पक्का कंफर्म है, लॉक कर दिया जाए। चलो जैसा तुम बोलो वैसा ही करेंगे, ठीक है। यहां तक बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो अब आते हैं, मान लेते कि अब मान लेते बॉडी में इंसुलिन की प्रॉब्लम जब आती है, मान लेते कि इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाए या घट जाए, बैलेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते कि बढ़ गया या घट गया तो क्या समस्या हो सकती है। तो यहां पे देखेंगे डिजीज काउज हो जाते हैं, बहुत तरह के डिजीज काउज हो जाते हैं। कब, मान लेते हैं इंसुलिन बॉडी में जब बढ़ जाए या घट जाए, तो घटेगा तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपो, और बढ़ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर। ठीक है, ध्यान से देखना। हाइपो मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन का लेवल बॉडी में क्या हो गया, इंसुलिन का बॉडी में लेवल क्या हो गया, घट गया। अब इंसुलिन देखो, एक रिलेशन मैं आपको बताता हूं, इंसुलिन का रिलेशन जो होता है ग्लूकोज के साथ कैसा होगा, डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्स होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनवर्स होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो इसके साथ जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये बढ़ेगा इसका लेवल कम, और ये अगर ये घट गया तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो उल्टा रिलेशन होता है। तो मान लेते कि इंसुलिन बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ गया है तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोल देते हैं कि भाई इसको क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है। क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है। तो अब तुमको एकदम ध्यान से समझो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, एकदम ध्यान से सीखना कि बॉडी में इंसुलिन लेवल मतलब ये कब होगा कि जब आपका पैंक्रियाज ढंग से काम नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम है। अब इंसुलिन कम रिलीज हुआ, ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ गया, उसी को मैंने डायबिटीज बोल दिया। तो ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ा तो ये तो अच्छा है ना, तो हमको तो भाई ग्लूकोज चाहिए ताकि हमको भाई बॉडी में क्या हो, हमेशा एनर्जी बनी रहे। कोई भी बोले कि चलो तो चलो, ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल तो भाई बढ़ा हुआ, भर भर के है। तो ग्लूकोज लेवल बॉडी में अच्छा है, हम बोल रहे हैं कि ये डिजीज है, ये कैसे हो सकता है। तो बॉडी में जगह नहीं है, जगह तो जगह बन जाती है, जगह बन जाएगी कहीं पे भी हो जाएगा, है कि नहीं। अब मुझे ये बताओ भाई कि बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, हम बोल रहे हैं कि डिजीज है। अब हमको तो भाई ग्लूकोज चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए चाहिए, तो फिर इसको डिजीज क्यों बोल रहा हूं मैं, बताओ जल्दी। जो बताएगा हाथ उठा के, ऐसे नहीं कि गन 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 बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला। और कोई, देखो ग्लूकोज लेवल जैसे बढ़ा, हमको ग्लूकोज चाहिए, ये तो पक्का है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये अगर इसको मैं डिजीज क्यों बोल रहा हूं कि जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो बॉडी के बहुत सारे हिस्से में धीरे धीरे ये जमा होने लगेगा, हमारी ब्लड वेसल्स है वहां पे जमा होने लगेगा। ब्लड वेसल्स में जमा होगा तो हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, अब ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, ग्लूकोज लेवल जैसे बढ़ा, अब मान लेते हैं कि भाई ब्लड में ग्लूकोज लेवल है तो किडनी के पास जाएगा फिल्टर करने के लिए। अब किडनी का रोल देखो, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, तो अब किडनी पर लोड बढ़ रहा है कि घट रहा है, किडनी पर लोड बढ़ गया, बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि भाई इसको और ज्यादा फिल्टर करना फिल्टर करना फिल्टर करना, ग्लूकोज ज्यादा है तो फिल्टरेशन। अब बेसिकली अगर फैट में कन्वर्ट हो जाए तो फैट कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये ग्लूकोज है तो ब्लड में ही रहेगा। ठीक है, अब किडनी का काम बढ़ गया। अब मान लेते कि ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहा तो किडनी मेरी डैमेज हो जाए। ऐसा नहीं कि आज डायबिटीज हुआ तो कल किडनी डैमेज होगी, ऐसा नहीं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये। ठीक है, तो किडनी पर लोड बनेगा, किडनी क्या करेगी, फिल्टर करेगी, करते करते हो सकता है कि आपका कुछ समय नहीं, सालों के बाद आपकी किडनी डैमेज हो जाए। ठीक है, एक और काम, और एक और क्या होता है, तो ये जो फैट, ये ग्लूकोज जो होता है वो हमारे आंखों के पास है, रेटिना के पास क्या होता है, जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको दिखना बंद हो जाता है, धुंधला धुंधला आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको रेटियोपैथी बोलते हैं हम लोग, रेटियोपैथी। ठीक है, तो वहां बेसिकली क्या होता है, आपके रेटिना के पास ये भाई साहब जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको धुंधला धुंधला दिखाई देना। तो डायबिटीज पेशेंट को ऐसा नहीं कि डायबिटीज है तो मर जाएगा,
जिया मतलब वो जिएगा ही, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ों को उसको कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लमों को उसको सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायबिटीज होगा तो मर जाएगा, चिंता रहता है बेचारा, अपना काम चाम चलता रहता है इसका, ठीक है ना। बस जिंदगी कैसी हो जाती है, स्वाधीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, स्वाधीन हो जाती है, कुछ बेचारा मीठा ईठा नहीं खा सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई हाइपो का। अब आते हैं यहां पे, अब यहां पे देखो इंसुलिन जो हो गया, तुम लोग में से कोई नहीं ना है? हाँ, है तो सही बताओ, मैं ठीक कर दूंगा, मेरे पास ऐसा है तरीका, ठीक है। इंसुलिन मान लेते कम हो गया, ठीक, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, इंसुलिन का लेवल बढ़ गया। तो अब मुझे बताओ ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल क्या हो जाएगा। अब मान लेते ग्लूकोज का लेवल बॉडी में भारी कमी पड़ गई, तो तुम तो कहीं ना कहीं जाते जाते बेहोशी हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे कि नहीं, कि जा रहा आदमी बेहोश हो गया वहीं पे फ्लैट, क्या हो गया, अरे भैया ग्लूकोज लेवल। तो अब आदमी क्या करता है, तुरंत आपको पानी देगा और चीनी डालेगा, घोल के आपको पिलाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। ये अगर ये यहां पे ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, इसको घटाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ग्लूकोज लेवल बॉडी में घट गया, तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या करेंगे, चीनी डालेंगे, पानी में घोल के पी लेंगे, ठीक है। तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि इंसुलिन बढ़ा, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल जैसे हुआ तो तुम क्या हो जाओगे, बेहोशे हो जाओगे, क्या हो जाओगे, बेहोशे हो जाओगे, ठीक है। ऐसा होता है, आदमी को चक्कर आने लगेगा, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम है, एनर्जी बॉडी में कम बन रही है, तो ऑटोमेटिक आदमी को क्या हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, थोड़ा बेहोश हो जाएगा, ये सब हो जाता है, ठीक है। और इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, बॉडी में ग्लूकोज लेवल की कम होने की वजह से, ठीक है। इसको लिखो, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। देखो इसको एक नाम भी देते हैं, ठीक है, इसी को एक इस डिजीज को हम क्या नाम देते हैं, हाइपरग्लिसेमिया। और इसको क्या नाम देते हैं, मतलब कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसको क्या बोलूंगा, हाइपरग्लिसेमिया, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा, और ग्लिसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल आपका बॉडी में। अब यहां पे देखो इसका क्या नाम दूंगा मैं, हाइपो उल्टा नहीं, तुम ही को उल्टा कर देंगे, रुको अभी अभी आने दो हमको, रुको। उल्टा कैसे होगा भाई, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, और ग्लिसेमिया मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है ना, इंसुलिन का लेवल कम है, तो इसके वजह से ये हाइपो मैंने लिखा है, लेकिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, इसकी वजह से ये यहाँ पे हाइपो। यहाँ पे देखो इंसुलिन का लेवल बढ़ा लेकिन ग्लूकोज का लेवल घट गया, तो घटने का मतलब हाइपो मतलब क्या होता है, कम, और ग्लिसेमिया मतलब ग्लूकोज। तो यार चलो लिखो अब इसको, बतिया समझ में आई बात समझ में आई। चलो तो यहां पे हमने देख, अच्छा एक और रह गया है, ग्लूकागोन। लिख लिया, बढ़ूं आगे, यहां तक कोई दिक्कत। चलो आते हैं, अब नेक्स्ट हार्मोन हमारा कौन सा है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ये गौन हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकागोन। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या क्या, ग्लूकागोन। अब देखो इसका काम क्या है, तो अभी इंसुलिन ने क्या किया था, इस भाई साहब ने जो फैट को स्टोर किया था, ठीक है। अब देखो एक तरीका देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि कल कुछ है, जैसे कि पर्व आ जाते हैं, शिवरात्रि तिवरात्रि जो भी हो, तो आदमी फास्टिंग रखने लगता है, ठीक है। अब फास्टिंग रखता है तो फास्टिंग जैसे कि कल है, तो आज रात को एकदम ठूस के खाएगा, ठीक। अब देखो इसका फायदा क्या है, आज रात को ठूस के खा लेंगे, अब ठूस के मैंने खाया तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल तो बढ़ गया, बढ़ा है कि नहीं। अब उस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट करके, तो फैट में स्टोर है बॉडी में ग्लूकोज मेरा फैट के फॉर्म में।
अब आज फास्टिंग है, तो लेकिन आज फास्टिंग है तो आज तुमको कुछ नहीं खाना है, तो आज कुछ नहीं खाओगे तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि आज नहीं खाओगे तो मर ही जाओगे, ऐसा नहीं होता कि खाए नहीं तो मर जाएंगे। तो बॉडी में ग्लूकोज मेरा स्टोर है, किसके फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। अब उस फैट को भाई साहब कोई ना कोई तोड़ेगा ताकि ग्लूकोज के फॉर्म में, और उस ग्लूकोज से मेरी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी जबकि हम नहीं खाएंगे तो, ठीक है ना। तो एक दिन क्या तुम 10-12 दिन भी नहीं खाओ कोई भी दिक्कत नहीं, तो एक्स्ट्रा जो फैट, जो इंसुलिन है फैट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज को, उस फैट को भाई साहब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहेगा और आपको एनर्जी मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फास्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भाई पहले से जुगाड़ करके रख लिया था रात को ही, है कि नहीं। तो फैट से कहां पे चला जाएगा ग्लूकोज। तो फास्टिंग के टाइम में देखो क्या होगा, तो आज मेरी फास्टिंग है, ठीक है, तो आज फास्टिंग, कल रात में ठूस के खाया, तो ठूस के खाया तो इंसुलिन ने फैट को, उसको जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में था उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फैट है आज काम करेगा, आज कैसे काम करेगा, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मान लेते हैं कि कम हो गया तो उसको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, इस फैट को ये ग्लूकोज में भाई साहब क्या करेगा, कन्वर्ट करते रहेगा और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी ठीक रहेगा और हमको एनर्जी भी मिलती रहेगी, ठीक है, ये काम होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी फास्टिंग हो तो रात में एकदम दबा के खाओ, कि नहीं। देख लिया बड़े। अब आते हैं लास्ट में, क्या नाम है इसका, सोमैटोस्टैटिन। अब ये भाई साहब का काम क्या है, इसका काम कुछ नहीं है, ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहां पे हमारा पैंक्रियास कंप्लीट होता है। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो क्या होता है, बताया था कि तुम लोगों की नहीं, मैंने नहीं बताया, कोई नहीं, चलो लिखो पहले तब बताते हैं। बढ़ू, देखो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वैसी एक्टिविटी जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को, जरूरत मतलब इसकी जरूरत बहुत ज्यादा, इसके बिना हमारे बॉडी डाई हो जाएगी, मर जाएगी। जैसे रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन भी क्या है, एक तरह का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, अगर ये रुक गया तो खत्म। डाइजेशन एक तरह का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, ये अगर रुक गया तो खत्म, ठीक है। हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, तो ये अगर रुक गया तो खत्म। तो जो भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए, वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। कभी कभी देखा हो कि आदमी खाता है तुरंत उसका डाइजेस्ट हो जाता है, कोई कोई खाता है तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि जिस आदमी ने खाना खाया है उसका खाना डाइजेस्ट जल्दी हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अच्छी खासी है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी तो डाइजेशन ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भाई साहब उसी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मैंने खाया और जल्दी पच गया तो इसका मतलब हुआ कि मेरे बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अच्छी है। अगर मान लेते हैं कि खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई है, तो कम हो गई तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मतलब ये भाई साहब हो सकता है कम रिलीज हो रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को एक और हार्मोन है वो उसको भी कंट्रोल करता है, उसको हम देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। तो ये भाई साहब क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमने पैंक्रियास को कंप्लीटली खत्म किया। अब आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा खाना अब कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो खाना कहां पे था, हमारे स्टमक में था, और स्टमक से अब कहां जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत। देखिए कभी इसको बोलते हैं छोटी आंत, देखिए कभी स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए कि नहीं, नहीं देखिए, बकरी का नहीं, हाँ हाँ बकरी का, उसी का ही, किसी का तो देखा है ना, बस कुत्ता बिल्ली घोड़ा किसी का भी देखा हुआ, देखा तो है ना, बस अतड़ी जिसको बोलते हैं, गांव में हम क्या बोलते हैं इसको, अतड़ी बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। अब देखो खाना जो है हमारा, यहाँ पे देखो
खाना मेरा था कहाँ पे, स्टमक में। अब स्टमक से अब कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना मेरा पहुंच रहा है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये क्या होती है, इसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। कितने में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला होता है ड्यूडेनम, ठीक है, उसके बाद होता है जेजेनम, और एक होता है लास्ट में इलियम, ठीक है। 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। अब देखो इसकी अगर लेंथ की मैं बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी होती है, एवरेज में बात कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कि बच्चों में थोड़ी सी कम होगी, एडल्ट में बड़ी होगी, तो एवरेज में यहां पे जो भी डाटा लिखा जा रहा है वो एवरेज है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप मान लेते हैं राजपाल यादव, इस बेचारे की स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी, छोटी होगी। अब वहीं पे खली को ले लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो हम भाई ऐसा तो नहीं है कि भैया राजपाल यादव की जितनी है वही हम मान लेंगे, खली की जितनी है वही मान लेंगे। भाई हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है भाई, नॉर्मली जितनी हमारी हाइट है 5 फीट 6 इंच, बस उसी को हम एवरेज मानते हुए यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 6 से लेके 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। अब सबसे छोटा इसमें कौन सा होता है, ड्यूडेनम। ये भाई साहब कितने का होता है, 10 इंच का होता है। उसके बाद नंबर आता है इसका, ये लगभग एवरेज, मैं बोल रहा हूं एवरेज डाटा ये, ठीक है। ये कितना, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, ये लगभग 2 मीटर के आसपास, ये 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, ये 3.5 मीटर के आसपास। तो इन सब में स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा मेरा, इलियम ही होता है, ठीक है। इलियम सबसे बड़ा है, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद ड्यूडेनम आता है, ठीक है। अब ड्यूडेनम क्या है, देखो मान लेते कि ये देखो, अब यहां एकदम ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा देखो, ये तो स्टमक है, यहां से मेरा इसके अंदर क्या है, कायमे, इसके अंदर क्या है, बोलस है, सॉरी बोलस ही है ना, क्या है, कायमे है, बोलस नहीं है भाई, कायमे है। इसके अंदर क्या है, कायमे है। तो कायमे भाई साहब यहां से कहां जाएगा, इसमें जाएगा। तो यहां पे देखो इसको जो रिसीव करेगा, देखो यहां पे ये वाला हिस्सा देखो, ये किस तरह का शेप नजर आ रहा है, सी शेप का आपको नजर आ रहा है, देख रहा है कि नहीं, ये किस तरह का है, सी शेप का। ये बेसिकली यही हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ड्यूडेनम बोल देते हैं, ड्यूडेनम इसी को बोलते हैं, सी शेप का ये होता है, ठीक है। इसका काम बेसिकली क्या होता है, कायमे को क्या करना, रिसीव करना, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, कायमे को रिसीव करना, फिर यहाँ पे रिसीव करेगा, फिर उसके बाद अंदर जाएगा, फिर इसकी यहाँ पे क्या होगी, इसको यहाँ पे तोड़ा ताड़ा जाएगा, ठीक है। तो ड्यूडेनम जो होता है सबसे छोटा हिस्सा होता है 10 इंच का, उसके बाद जेजुनम में जाएगा, डाइजेशन यहीं पे होता है, डाइजेशन कंप्लीटली यहीं पे हो जाता है खाने का, और जब कंप्लीटली डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, ये कंप्लीटली इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहले इसको देखूंगा, फिर उसके बाद उसको, ठीक है। तो यहां पे अगर हेडिंग लगा, इसको लिख लिया, चल लिखो, ठीक है। बस 3 हिस्से होते हैं, बस यही आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका, ड्यूडेनम। क्या नाम है, क्या, क्या, अबे क्या, इसका नाम क्या है, जेजुनम। क्या, 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 इसका क्या, 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 ठीक है। इलियम पहले भी हमने पढ़ा है ना, बोन्स में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। इलियम बोन पढ़ा है कि नहीं, इलियम बोन एक आपको पढ़ाया था, पेल्विक बोन के ऊपर जो रहती है, पेल्विक बोन में रहती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका ड्यूडेनम, ये हो गया आपका जेजुनम, और इसी के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, इलियम मिलेगा, ठीक है। बैठो, लिखा, अबे 3 लाइन लिखने में हो गया, तो हो गया, तो फिर बैठा क्यों, बोलो ना भाई। चलो अब आते हैं ड्यूडेनम पे, ठीक है। ड्यूडेनम के बारे में हम अगर बात करें, ठीक है, ये भाई साहब देखो किस शेप का रहता है, मैंने आपको क्या बोला, कैसा शेप का है, सी शेप का होता है, ऐसे रहता है ये, ठीक है। तो इस शेप का ये भाई साहब रहता है,
ठीक है, किस शेप का, ये सी शेप स्ट्रक्चर इसका रहता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब देखो ये जो है सी शेप का जो ड्यूडेनम है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, रिसीव करना है, किसको, कायमे को। ठीक है, तो इसका काम क्या है, टू रिसीव द कायमे। ठीक है, टू रिसीव द कायमे, जो कहां से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। ठीक है, स्टमक से आएगा और यहां पे कायमे को ये भाई साहब रिसीव कर लेगा। एक और काम होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, लीवर के बारे में। ठीक है, और किसके बारे में, पैंक्रियास के बारे में। मैंने आपको एक पिक्चर बनाया था, कॉमन पिक्चर बनाया था, उसमें एक मैंने आपको डक्ट पढ़ाई थी जिसका नाम था हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, नाम बताया था कि नहीं, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में बताया था। वो एक ऐसी डक्ट थी जो क्या, कहां जाती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या करती है, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों को कॉमनली लेके आती है और यहां पहुंचा देती है। तो स्टमक में भी कहां, ड्यूडेनम में। तो बेसिकली स्टमक में कहां, ड्यूडेनम में। तो यहां से मान लेते, यहां से तो ऊपर से तो मेरा काय में आ गया। ठीक है, ऊपर से मेरा क्या आ गया, काय में, यहां पे तो काय में को इसने रिसीव कर लिया। यहां पे एक और यहां पे देखना पाइप लगी हुई है। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछले कल या परसों बताया शायद। ठीक है, कल ही बताया नहीं, यहां पे देखो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये कौन सा डक्ट है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, ये कौन सा डक्ट हो गया, बाइल डक्ट। ठीक है, लीवर के यहां से आ रहा है, ये कौन सा था, पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उस कॉमन डक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट क्या करेगा, यहां से बाइल आ रहा है, यहां से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है, पैंक्रियाटिक के जो पैंक्रियाटिक जूस मतलब कि पैंक्रियाज के जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो अभी हमने पढ़े थे वो यहां से आ रहे हैं। अब बाइल कहां से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से आ रहा है, वो यहां पाएगा और इस कॉमन डक्ट से ये जुड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस पे स्टार मान लो क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है ना, और ये भाई सब किससे कनेक्ट होते हैं, स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां पे, ड्यूडेनम में। अब ये यहां पे पहुंच जाएंगे, फिर इसके थ्रू ये जो भी एंजाइम्स हैं ये भाई साहब कहां जाएंगे, जेजनम में पहुंच जाएंगे। और हमने क्या बोला कि डाइजेशन बेसिकली कहां हो रहा है, जेजनम में ही होता है। कहां पे होता है, जेजनम में ही होता है। ठीक है, तो एक काम ये क्या करता है, इसका काम है क्या है, टू रिसीव द बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस वही जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, पैंक्रियाज के। ठीक है, जो डाइजेस्टिव हमने पढ़ा था, डाइजेस्टिव एंजाइम वही, उसी को हम पैंक्रियाटिक जूस भी बोलता हूं। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, टू रिसीव द बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस थ्रू द किससे, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दो इसके काम है। ठीक है, तो ऊपर से कायमे को इसने रिसीव किया स्टमक से, और यहां से इसने किसको हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट से किसको रिसीव किया, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस को, इन दोनों को इसने रिसीव किया। ठीक है, तो ये दो काम इसने कर लिया। ठीक है, देखा, देख लिया। अब देखो यहां पे, अब देखो ये भाई साहब जो ड्यूडेनम है, क्या ये भाई साहब किसी भी तरह के डाइजेशन करता है, जैसे कायमे इसके पास पहुंच गया। ठीक है, कायमे इसके पास पहुंच गया, कायमे पहुंचा कि नहीं, कायमे पहुंच गया, तो क्या इस कायमे को ये भाई साहब डाइजेस्ट करेगा, नहीं, ये डाइजेस्ट नहीं करता है। तो यहां पे देखो कोई भी तरह का यहां पे डाइजेशन नहीं करता है, डाइजेशन ये नहीं करता है, बट डाइजेशन में मदद करता है। जैसे HCl था, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करता है लेकिन खाने को पचाने में मदद करता है। कैसे, टू एक्टिवेट द एंजाइम्स। वैसे ये भाई साहब भी क्या करता है, किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं करता है लेकिन डाइजेशन में मदद करता है। कैसे, टू एक्टिवेट द एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल वाले जो एंजाइम्स है उनको वो एक्टिवेट करता है और उसके बाद हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे खाना पहुंचा, अब खाना यहां पहुंच गया, खाने के बाद देखो कायमे यहां पहुंच गया, कायमे यहां से निकलेगा, अब फिर यहां से नीचे आ जाएगा कहां पे, ये देखो ये रहा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया कायमे। फिर उसके बाद देखो यहां से फिर आपको एक और यहां पे स्टार्ट हो जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं,
जेजुनम बोल देते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? जेजुनम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से इसका काम बस कायमे को रिसीव किया, रिसीव करके इसको इसने भेज दिया। फिर इसके पास क्या है? दो टाइप के और इसके पास एंजाइम्स है। कौन कौन से? बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। इसको इसने रिसीव किया और रिसीव करके कहां डाल दिया? इसी के अंदर डाल दिया। अब ये कायमे और ये डाइजेस्टिक एंजाइम्स पैंक्रियाज के, किसके? लीवर के। और ये भाई साहब भी अपने कुछ डाइजेस्टिक एंजाइम्स निकालेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो किस, ये इस कायमे के पास देखो कौन कौन है। एक तो पैंक्रियाटिक के डाइजेस्टिक एंजाइम्स है, बाइल वाले हैं, और ये खुद भाई साहब अपनी वाल से क्या करेगा? डाइजेस्टिक एंजाइम्स निकालेगा। और तीनों मिलके क्या करेंगे? इसको, इसकी कुटैया करेंगे, कूटेंगे एकदम कि एकदम चटनी बना देंगे इसकी, ठीक है ना। चटनी बना के क्या करेंगे? इसका रस निकाल देंगे पूरा। उस रस को क्या करेंगे? हम बेसिकली इसको तोड़ेंगे। तो यहां पे हमारा खाना इसी हिस्से में क्या होता है? जेजुनम वाले हिस्से में ही खाना हमारा पूरी तरह से क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है? तो जेजुनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो है आंसर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां? जेजुनम में, ठीक है। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहे? इलियम में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। यहां पे क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन होगा। अभी आएंगे इलियम पे भी, कैसे वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है वो भी अब देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बढ़ू आगे। अब यहां पे देखो क्या होता है कि डियोडेनम के जो वाल्स होते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं? कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं? मदद करते हैं क्या? खाने को पचाने में, ठीक है। तो अब यहां पे कुछ हार्मोन्स है जो भाई साहब ये निकालता है, कहां पे? वॉल ऑफ द डियोडेनम। ये क्या करता है? कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो उस हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई साहब कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करता है, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला क्या है? पहला नाम है इंटेरोगेस्ट्रोन, ठीक है। इंटेरोगेस्ट्रॉन, क्या नाम है? इंटेरोगेस्ट्रॉन, ठीक है। क्या नाम है? इंटेरोगेस्ट्रॉन, ठीक है। ये रिलीज करता है कौन? इसके वॉल से रिलीज होता है। अब ये भाई साहब क्या करता है? इसका काम देखो क्या होता है। अब देखो खाना मेरा कहां पहुंच चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, कायने, ठीक है। अब स्टमक के पास, अब देखो स्टमक में क्या था? हमने क्या पढ़ा था कि जी सेल थी। जी सेल क्या रिलीज करती थी? गैस्ट्रिक को, ठीक है। क्या करती थी? जी सेल जो थी, जी सेल क्या करती थी? गैस्ट्रिक को रिलीज करती थी। अब ये गैस्ट्रिक का काम क्या था? इसका काम ये था कि ये भाई साहब मैसेज भेजेगा किसको? किसको? ऑक्जेंटिक सेल को, जाइमोजिन सेल को, कि भाई तुम फंडस के पास जाएगा, वहां से क्या बोलेगा कि भाई तुम क्या करो? बहुत सारे जो डाइजेस्टिक एंजाइम्स है वो निकलवाओ, ठीक है। जैसे खाना स्टमक में आता है, ये भाई साहब मैसेज भेज देता है और डाइजेस्टिक एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, तब जाके खाना पचना शुरू हो जाता है। कहां पे? स्टमक में, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अब खाना मेरा कहां चला गया? स्टमक से कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टमक तो मेरा खाली हो गया, स्टमक तो मेरा खाली हो गया। तो अब स्टमक में क्या डाइजेस्टिक एंजाइम्स की जरूरत है? नहीं है। तो ये भाई साहब तो दनादन निकल रहा है, ये दनादन निकल रहा है, तो दनादन डाइजेस्टिक एंजाइम भी निकल रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो रोके, भैया रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। इसको कोई ना कोई रोकने वाला होता है, क्योंकि इसको रोकेंगे तभी डाइजेस्टिक एंजाइम्स निकलना बंद होंगे। इसको कोई ना कोई रोकने वाला होना चाहिए, क्योंकि पेट, स्टमक मेरा क्या हो चुका है? खाली हो चुका है, खाना मेरा नीचे आ चुका है। तो इसी को रोकने के लिए ये भाई साहब है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इनहिबिट करना, बात समझ में आई? तो खाना मेरा आ गया है कहां पे? ड्यूडेनम में, पेट खाली है, इसकी जरूरत नहीं है, रोकेगा कौन? ये भाई साहब मैसेज भेज देगा। ये मैसेज भेजेगा किसको? गैस्ट्रिन को बोल देगा कि भैया अब तुम क्या करो? रुक जाओ, अब रिलीज करना अपने आप को बंद कर दो, ठीक है। ठीक है, दूसरा हार्मोन है जिसका नाम क्या है? सिक्रेटिन, ठीक है। ये जो निकलता है ये ड्यूडेनम की एस सेल से निकलता है। ड्यूडेनम की जो वाल है उसी में एक पाई जाती है खास तरह की सेल जिसको बोलते हैं एस सेल। एस सेल से ये भाई साहब क्या होता है? सिक्रेट होता है, ठीक है। वही इसको सिक्रेट करता है, कौन?
एस सेल, एस से याद रहेगा, एस यहाँ पे भी है, एस यहाँ पे भी है, तो एस सेल, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिक्रेटिन क्या करता है, एस सेल से रिलीज होता है। ये एस सेल कहां पाई जाती है, वॉल ऑफ द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे मैंने पहले ही दिख लिया कि वॉल ऑफ द ड्यूडेनम से ये सारे निकल रहे हैं, ठीक है। तो एस सेल पाई जाती है ड्यूडेनम की वॉल में, वहीं से ये भाई साहब रिलीज हो रहा है। अब देखो इसका काम क्या होता है। अब मुझे ये बताओ एक बात, एकदम ध्यान से सुनना, कि कायमे जो है कहां से आ रहा है, स्टमक से। अब स्टमक में HCl था, उसने एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा था ताकि मेरे एंजाइम्स क्या करें, ढंग से काम करें, ठीक है। अब खाना काफी एसिडिक है, तो कायमे भी क्या है, काफी एसिडिक है। अगर मान लेते कि वो भाई साहब ड्यूडेनम में आ रहा है, तो ड्यूडेनम में हमारे या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो भाई साहब हो सकता है कि उसको भी क्या हो सकता है, प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि खाना मेरा कैसा है, एसिडिक है। तो भाई इसकी एसिडिटी को कम करना पड़ेगा, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कौन करे, तो भाई साहब कौन करता है, ये भाई साहब। इसका काम क्या होता है कि एसिडिटी ऑफ कायमे को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ कायमे, ठीक है। कायमे को क्या करता है, कायमे की जो एसिडिटी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। नहीं करेगा तो फिर समस्या हो जाएगी, बात समझ में आ रही है ना। तो इसी वजह से ये इसका काम क्या है, एसिडिटी को कम करना है कायमे को, ठीक है। मतलब कि कोई भी चीज काफी गर्म है उसको क्या कर रही है, ठंडा कर रहा है कि नहीं। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लेते, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जलन महसूस होगी, उसको वो ठंडा कर रहा है। अब घर में आग लगती है तो क्या करते हैं, पानी आनी देते हैं कि नहीं यार, क्या, बिल्कुल। तो वही तो भाई, तो ये कैसा होगा, बेसिक ही नेचर होगा, सिंपल सी बात है भाई, ये बेसिक ही नेचर होगा, तभी तो ये एसिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो आपके घर में जब आग लगती है, तो आग जब लगती है, भगवान न करे लगे, ठीक है, लग जाए, तो कौन आता है बचाने के लिए, फायरमैन आता है। फायरमैन क्या करता है, दनादन क्या करता है, पानी डालता है ताकि घर आपका जो हो बच जाए। अब बताओ यही काम ये कर रहा है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं, ये फायरमैन का काम कर रहा है कि नहीं है, फायरमैन का काम कर रहा है ना। क्यों, किसका काम क्या है, कायमे की एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, उसको क्या करना है, इसको कूल डाउन करना है। तो कूल डाउन कैसे करेगा, ये खुद रिलीज हो रहा है और कायमे के पास जा रहा है, उसको थोड़ा सा क्या कर रहा है, उसकी एसिडिटी को कम कर रहा है। इसी वजह से इस भाई साहब को क्या बोला जाता है, फायरमैन ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है इसको, फायरमैन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो तुम्हारे पेट के अंदर भी एक फायरमैन है, ठीक है। तो फायरमैन ऑफ द इंटेस्टाइन। चलो समय है, बहुत है भाई। ठीक है, यहां तक ठीक है। इसको बोला जाता है फायरमैन ऑफ इंटेस्टाइन, इस पे स्टार मान लेना, ठीक है। बढ़े 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 भाई, बढ़े, चलो ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो एक यहां पे देखा हमने कौन सा, इंटेरोगैस्ट्रॉन, दूसरा है सिक्रेटिन, और एक और आते हैं, ठीक है। हो गया, पानी भी नहीं है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियोजाइमिन। क्या नाम है इसका, पैंक्रियोजाइमिन। किससे जाके मिल रहा है, पैंक्रियास जाके किसी न किसी से मिल रहा है, तो इसी वजह इसका नाम क्या हो गया, पैंक्रियोजाइमिन। जाओ जाके उससे मिले जाओ, ठीक है। तो पैंक्रियोजाइमिन याद रहा, पैंक्रियोजाइमिन, ठीक है। तो पैंक्रियास को बोला जाओ जाके उससे मिल लो, तो पैंक्रियोजाइमिन ये रिलीज होता है कहां से, ये रिलीज होता है पैंक्रियास की, ठीक है, सॉरी ड्यूडेनम की वॉल से। और ये ड्यूडेनम में एक होती है आई सेल, वहां से ये सिक्रेट होता है, ठीक है, आई सेल से ये सिक्रेट होता है, ठीक है, आई सेल से ये सिक्रेट होता है। क्या नाम है इसका, पैंक्रियोजाइमिन, ठीक है। अब भाई इसका काम क्या होता है, अब देखो जैसा काम वहां पे गैस्ट्रिन का था स्टमक में, वही काम यहाँ पे इस भाई साहब का है। कैसे, जैसे ही खाना हमारे स्टमक में आता है, ठीक है, ड्यूडेनम में आया, तो ये भाई साहब क्या करता है, ड्यूडेनम
बेसिकली क्या करता है, ये भाई साहब जो ड्यूडेनम है इसकी वाल से ये रिलीज निकलेगा और ये पहुंचाएगा कहां पे, पैंक्रियाज के पास, और पैंक्रियाज को बोलेगा कि भैया अब बहुत हो गया तुम्हारा सूता साथी, बहुत सूत लिया, अब तुम काम करो। तो ये मैसेज भेजेगा पैंक्रियाज को, अब पैंक्रियाज क्या करेगा, तब पैंक्रियाज को ये मैसेज भेज दिया, अब पैंक्रियाज को पता चल गया, जैसे इसने मैसेज भेजा तब जाके वो अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स क्या करेगा, रिलीज करेगा, कहां पे, यहां पे, ताकि हमारा खाना स्टमक में पच सके। तो जो वहां पे किसका काम था, गैस्ट्रिन का काम था स्टमक में, वही काम ये भाई साहब यहाँ पे कर रहा है। तो ये लेकिन मैसेज किसको भेज रहा है, पैंक्रियाज को भेज रहा है। पैंक्रियाज को बोला कि भैया तुम अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स रिलीज करो ताकि खाना मेरा यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज को बोल देता है कि भाई मैसेज इसने भेज दिया पैंक्रियाज को, तुरंत आप क्या करो, तुम अपने डाइजेस्टिक एंजाइम्स रिलीज करना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है। लिख लिया, लिखो लिखो लिखो, उसके बाद देखते हैं इसको। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसका काम क्या है, पैंक्रियाज को मैसेज भेजना, और मैसेज क्या भेजना, ऐसा नहीं कि खाना खाया पानी पिया ये वाला मैसेज नहीं भेज रहा है। वो क्या भेज रहा है कि बोल रहा है कि भाई काम तुम्हारा हो गया है, बहुत तुम्हारा हो गया है, तुम अपने क्या करो, डाइजेस्टिक एंजाइम यहाँ पे भेजो। तो ये अपने डाइजेस्टिक एंजाइम भेजेगा, ड्यूडेनम में पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे कहाँ पहुंचेंगे, स्टमक में। अब आते हैं, इसका नाम क्या है, कोलिसिस्टोकिनिन। क्या नाम है इसका, कोलिसिस्टोकिनिन। क्या नाम है, कोलिसिस्टोकिनिन। क्या नाम है, क्या क्या, अबे क्या, ठीक है ना, कोलिसिस्टोकिनिन, शॉर्ट में इसको CCK भी बोलते हैं। ठीक है, CCK, कोलिसिस्टोकिनिन। ये भी कहां से रिलीज हो रहा है, आई सेल से। ये आई सेल कहां पे पाई जाती हैं, वॉल ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, यहां से ये रिलीज कर रहा है। अब भाई साहब इसका काम क्या होता है, इसका भी काम क्या होता है, देखो पैंक्रियाज से हमने तो मैसेज, पैंक्रियाज को तो मैसेज भेज दिया, उसने अपने डाइजेस्टिक एंजाइम भेज दिया। एक और भाई साहब है, वो भी तो अपने डाइजेस्टिक एंजाइम भेजता है, कौन, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर भी है, उसके अंदर बाइल है, तो उसको भी तो बोलना पड़ेगा कि भैया भेज दो अपने डाइजेस्टिक एंजाइम। तो कौन भेजेगा, यही भाई साहब बोलेगा। तो ये भाई साहब मैसेज भेजेगा किसको, गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर क्या करेगा, अपने जो बाइल जूस है उसके अंदर वो भेज देगा, कहां पे, यहां पे। ठीक है, तो इसका काम होता है बस एकदम वही लाइन लिखना है, बस पैंक्रियाज की जगह क्या लिख दोगे, गॉल ब्लैडर। ठीक है, एकदम यही लिखना है पूरा, ये पूरी लाइन लिखना है एकदम ऐसे ही, बस इसके जगह क्या लिख देना है, गॉल ब्लैडर लिख देना है। ठीक है, और डाइजेस्टिक एंजाइम की जगह क्या लिख देना है, बाइल जूस। समझ में आया क्या लिखना है, यहां पे लिखना है क्या, इट स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज द बाइल जूस। ठीक, बोल दूं, ये लिखी दूं, क्या लिखना है, इट स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज द डाइजेस्टिक एंजाइम, नहीं लिखना, क्या लिखना है, बाइल जूस। बोल देता हूं, बोल दो भाई, लिख लो तुम लोग, भरोसा नहीं है तुम लोग पे। इट लिख लिया, भरोसा कर लूं, भरोसे के लायक नहीं हो तुम लोग, कभी भी धोखा दे सकते हो। कहां पे देखा, आ गया ना, चलो मैं बोल रहा हूं लिखो, धोखा दे दिया, धोखा धोखा धोखा। हाँ मैंने बोल दिया था ना, भरोसा नहीं तुम लोग पे। देखो फिर से मैसेज आ, देखो मैं बोल रहा हूं, ये लाइन लिखना है, आई से लिख लिया, आई से लिख लिया ना, नीचे मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, लिखो इट स्टिमुलेट, ये लिखो यहां पे लिखो, इट स्टिमुलेट द, ईट रहेगा ना, खोपड़ी फोड़ लेगा, इट स्टिमुलेट द, इट स्टिमुलेट द, ठीक, इट स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर
गॉल ब्लाडर टू रिलीज द बाइल जूस। हो गया? समझ में आई क्या मैंने बोला? ये भाई साहब क्या कर रहा है? अब इस भाई साहब ने पैंक्रियास के पास जा रहा है, पैंक्रियास को बोल रहा है कि मैसेज, उसने भेज दिया अपने जूस भेज दो, ये भेज देता है। इसने भेज दिया किसको? गॉल ब्लैडर को बोला, गॉल ब्लैडर अपने जूस भेज दिया। तो यहाँ पे भाई साहब हमारे पास काइमे भी आ गया है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ गए हैं। अब इसकी क्या करेंगे? कुटैया करते हैं। चलो अब इसकी कुटैया करवाते हैं। ठीक है, तो कुटैया कहां पे होगी? जेजुनम में। तो ये भाई साहब जो आप शेप जो देखते हैं बेसिकली ये क्या है? ये होता है जेजुनम। ठीक है, तो ये भाई साहब इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5। तो आते हैं इस भाई साहब पे। ठीक है, लेंथ कितनी है? देखो लेंथ मैंने बोला एवरेज है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, एग्जाम में आएगा तो आपको इसी को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, जेजुनम की लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखो जेजुनम में भाई साहब क्या होता है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एकदम ध्यान से सुनना। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। खाना जो होता है पूरी तरह से कहां पे डाइजेस्ट होता है? तो भाई साहब यहीं पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? आपके जेजुनम में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन यहां पे हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों यहां पे हैं, 3 महारथी यहां पे हैं और तीनों महारथी इसको क्या कर रहे हैं? खाने को क्या कर रहे हैं? दम दे दनादन उसको कुटैया उसी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो जेजुनम है तो इसके भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स निकलेंगे। तो ये जेजुनम भाई साहब क्या करता है? अपने इंटेस्टाइन्स ये भी क्या करता है? ये भी कुछ ना कुछ जूस निकालता है। ठीक है, जूस मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन जूस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? तो ये भाई साहब जेजुनम भाई साहब जो है ये भी क्या करता है? रिलीज करता है। इंटेस्टाइन जूस, इंटेस्टाइन जूस या इंटेस्टाइन डाइजेस्टिक एंजाइम्स, वही बात है, जूस का मतलब डाइजेस्टिक एंजाइम से ही है। ठीक है, अब कौन कौन से ये करता है अब एक एक करके देखते हैं। इसको लिख लो, उसके बाद आराम से लिखना है। ठीक है, इसको लिखो। कितना टाइम है? चलो 1 मिनट हमारे, इसको लिखो 1 मिनट। लिया? बतिया क्यों रहे हो अपने? सब्र ही नहीं है। बोल दो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा के लिए सब्र कर ले, मर नहीं जाएगी। बोल दो, पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, इधर आओ। तो जेजुनम भाई साहब क्या करता है? डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेस्टाइन जूस। अब कौन कौन से रिलीज करता है एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये डाइजेस्टिक इंटेस्टाइन जो जूस है, इंटेस्टाइन जो जूस है कौन कौन से हैं? ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। पहला है, इसका नाम है इरैप्सिन। क्या नाम है? इरैप्सिन। क्या नाम है? क्या क्या क्या? मरे गए? मर गए हो? क्या नाम है? क्या? इरैप्सिन।
इरेप्सिन भाई साहब क्या करेगा, अब देखो भाई साहब प्रोटीन को तो हमने पहले भी तोड़ के रखा हुआ है, किसके फॉर्म में, पेप्टाइड के फॉर्म में तोड़ के रखा है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे यहां पहुंचते पहुंचते तो प्रोटीन तो रहा नहीं, क्या है, पेप्टाइड ही है। तो ये भाई साहब पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड बेसिकली क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, किसका, प्रोटीन का। इसको तो हमने तोड़ ताड़ के यहां तक रखा हुआ है। अब ये भाई साहब इसको तोड़ेगा और तोड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जो हमको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है इसका, माल्टेज, ठीक है, माल्टेज, माल्टोज नहीं, माल्टेज, TASE। ये भाई साहब क्या करेगा, माल्टोज को तोड़ेगा, ठीक है। तो माल्टोज को पहले भी हमने तोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, माउथ में भी तोड़ा था, माउथ में तोड़ा था कि नहीं, ठीक है ना, वहां पे भी तोड़ के रखा हुआ है। तो माल्टोज यहां पे भी हमको मिल जाएगा। इस माल्टोज को कौन तोड़ेगा, ये माल्टेज तोड़ेगा, OA, बस डिफरेंस ही है, यहां पे O है, यहां पे है। अब इसको तोड़ेगा किसमें, इसको तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक। उसके बाद आते हैं कहां पे, सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज। तो ये भाई साहब किसको तोड़ेगा, ये तोड़ेगा किसको, सुक्रोज को तोड़ेगा, ठीक है। अब सुक्रोज बताओ कैसे बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहता है और एक फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तब जाके सुक्रोज आपका बनता है। तो किसको किसको तोड़ेगा, ये इसको पहले किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में, और प्लस किस में, फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज में ये तोड़ देगा, ठीक है। सबसे जो मीठा आपका जो स्वीट, मतलब सबसे जो मीठा आप शुगर जो होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज ही होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आपका जो हनी होता है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले साल में पूछा गया था, BPSC में पूछा हुआ था, ठीक है, ठीक है। चौथा अब कौन आता है, अब आता है आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए कौन है, लैक्टेज। बस ए का डिफरेंस है, यहां पे ए आएगा वहां पे ओ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई साहब कौन आ जाएगा, लैक्टोज। तो लैक्टोज को तोड़ेंगे तो लैक्टोज कैसे कैसे बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और एक कौन कौन सा रहता है, गैलेक्टोज। क्या रहता है, गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज। दिखाई दे रहा है पीछे वालों को, ऊपर लिख देता हूं इसको, ठीक है, वो वाला यहां पे नीचे लिख देता हूं। ये यहां पे हो गया आपका ग्लूकोज, अब प्लस क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। तो ये भाई साहब इसको तोड़ देता है। तो हमको पूरी तरह से छोटे छोटे जो भी है पार्टिकल मिल गए। अब बॉडी इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो ये भाई साहब तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, इसका काम क्या है, इसका काम है तोड़ना। तो इसने तोड़ ताड़ के रख दिया। अब इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, इसका आगे वाला, आगे में कौन है, इलियम। और इलियम भाई साहब क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये माल्टोज कैसे बनता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, अभी मैंने पहले बताया था। सुक्रोज कैसे बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और एक फ्रक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और एक गैलेक्टोज। अब इसको तोड़ने के लिए उसी से रिलेटेड कुछ नहीं है, ओ के जगह आपको ए लगा देना है। तो माल्टोज को तोड़ने के लिए कौन है, माल्टेज। सुक्रोज को तोड़ने के लिए कौन है, सुक्रेज। लैक्टोज को तोड़ने के लिए कौन है, लैक्टेज, ठीक है। अब माल्टोज को तोड़ना किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, क्योंकि ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज में टूट गया। अब भाई साहब जो सुक्रोज है वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टोज किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इरेप्सिन पेप्सिन पेप्टाइड को किस में तोड़ेगा, एमिनो एसिड में, क्योंकि यही इसका लास्ट है, यही लास्ट प्रोडक्ट है, तो ये इसको तोड़ देगा। तो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे, यहीं पे मैंने इसी वजह से यहाँ पे लिखा था। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसको लिखो, लिख लिया, लिख भी लिया। अबे यार चौंका देता है, ऐसे शौक मत दो, कहीं कुछ हो जाएगा, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। लाइपेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लाइपेज कहाँ पे, देखो लाइपेज आया था कहाँ से, लाइपेज भी है यहाँ पे, वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज में देखो क्या था, पैंक्रियाज में लाइपेज था कि नहीं, तो लाइपेज भाई साहब यहाँ पे है, लेकिन उसको रिलीज कौन कर रहा है, पैंक्रियाज रिलीज कर रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, पढ़े।
देखो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, ये बात याद रखना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये बात याद रखना। तुम्हारा एक लेवल ऊपर लेके चला रहा हूँ, बीपीएससी का में ये लेवल नहीं है, बीपीएससी में तुम पढ़ोगे ये सब चीज़ें नहीं पढ़ोगे तुम, खासकर जो पैंक्रियाज में मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो एक स्टेप तुम लोग का ऊपर ही चल रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। बढ़ो आगे, अरे बड़े भाई चलो, अब क्या नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा, इलियम का। तो लो भाई इलियम भाई साहब, देखो इलियम में, इलियम से देखो क्या क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखा ध्यान से सुनना क्या मैंने बोला है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जेजनम है, इलियम है, और कुछ और भी डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलियम। ये भाई साहब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। 9 मीटर की तो आपकी पाइप ही है, जिसमें से 7 मीटर के आसपास, 7.5 मीटर के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और उसमें भी सबसे बड़ा कौन है, ये क्यों, कितना लंबाई है, 3.5 मीटर के आसपास है, तो एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है भाई साहब, 3.5 मीटर। इसको लिख सकते हैं लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट नहीं बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अरे यार साइलेंट कर लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो बेटा, तुम लाचार मत हो, उठा के फेंक देंगे यहीं से, कमेंट बाजी नहीं, इधर आ। कंप्लीट यहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो खाना मेरा कंप्लीटली कहां पे डाइजेस्ट हुआ, ऊपर वाले हिस्से में, कहां पे, जेजनम में, और कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कहां होगा, यहां पे। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, यहां पे समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो जब इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, देखो इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे देखो इस तरह से आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। जब इलियम को मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, थोड़ा सा अगर उसको निकालूंगा किसी के लिए, उसको थोड़ा सा जूम करूंगा, तो आपको इस तरह से एक संरचना मिलेगी, कहां पे, इलियम के अंदर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं वेलाई। क्या बोलते हैं, वेलाई बोल देते हैं, ठीक है, वेलाई। हिंदी में इसको रसाकूर बोला जाता है, ठीक है, रसाकूर। क्या बोला जाता है, कूर, हाँ, एस से मतलब स्मॉल, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये भाई साहब अगर थोड़ा मतलब कि ये आपका जो इलियम है, जैसे कि ये इस स्ट्रक्चर का रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूंगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे। अब इसके अंदर देखो ये पाए जाते हैं फिंगर लाइक, ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसी को मैं क्या बोल देता हूं, इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, वेलाई बोल दिया। इसका काम क्या होता है, इसका काम, जैसे फूड तो मेरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, मान लेते इधर पे क्या एमिनो एसिड घूम रहा है, इधर ग्लूकोज घूम रहा है, इधर फ्रक्टोज घूम रहा है, यही सब घूम रहेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूं यहाँ पे ये घूम रहे हैं ये सब भाई साहब। अब ये भाई साहब क्या करेगा, इसको पकड़ेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे आया, अब ऐसे आया, पकड़ा और एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे आया, पकड़ा, एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसे आया, पकड़ा, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली यहीं पाए जाते हैं, और इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का। देखो ये जो वेलाई जो होते हैं बेसिकली जेजनम में भी पाए जाते हैं, ठीक है, जेजनम में भी पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जेजनम में भी होता है, लेकिन उसका मेन काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, उसका एक ही काम होता है, वहां पे भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन का होता है, लेकिन इसका काम कोई भी डाइजेशन करने का काम नहीं है। क्यों, अब डाइजेशन करने के लिए बचा ही क्या, सब तो तोड़ ताड़ के रख दिया।
तो इसके पास जब आएगा तो यहां पे कंप्लीटली यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है? जेजुनम में, क्योंकि वहां पे भी पाए जा रहे हैं। वहां पे जो इलियम पाए जाते हैं उसका जो सरफेस एरिया होता है वो छोटा होता है, और यहां पे जो इलियम होते हैं उसका सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया का मतलब कि सरफेस एरिया छोटा ऐसे थे, ठीक है, तो यहां पे आएंगे तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन इसके पास देखो इसका सरफेस ऐसे रहता है, ये खुला हुआ रहता है, तो यहां पे देखो जो पार्टिकल आएंगे तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इस तरह से किसमें है? जेजुनम में, और इस तरह से किसमें है? इलियम में। तो इसी वजह से कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां पे होता है? यहां पे होता है, ठीक है। चलो लिख लो इसको। वेलाई बोलते हैं रसाकूर, इसको हिंदी में, ठीक है, वेलाई, VALLAI। वेलाई भी बोलते हैं, विली भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउन से उसका किया जाता है, ठीक है। विली भी बोलते हैं, ठीक है, वेलाई भी बोलते हैं, कहीं कहीं विली बोल देते हैं, कहीं कहीं वेलाई बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन बतिया इज द सेम थिंग है, ठीक है। लिख लिया? यहां तक कोई कष्ट है? बढ़ू आगे, ठीक है। अब आपका एक लास्ट पोर्शन रह गया जिसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसको अब हम देखते हैं। अब तुम खुद समझो कि सारा काम तो यहां पे हमने कर दिया, ठीक है, खाने को ही पचा दिया, एब्जॉर्ब भी यहां पे करवा दिया, तो फिर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसका फिर क्या काम है? ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही ना भाई का उसका, लेकिन खाना को पचाने का काम उसका नहीं होगा, क्योंकि सारा काम तो यहीं पे हमने कर दिया, ठीक है। तो आते हैं अब सीधा, अगर नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कौन सी? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़की आंत। हिंदी में क्या लिखेंगे? बड़ी आंत। बड़की आंत मत लिख देना, एग्जाम में कभी धोखे से नहीं लिखना बड़की आंत, बड़ी आंत, ठीक है। चलो बड़े लिख लिया, ये हो गया ना। चलो अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर के आसपास, ठीक है। अब देखो लेंथ इसकी छोटी है लेकिन नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग तो नहीं है। अगर लेंथ के अकॉर्डिंग होता तो ये भाई साहब स्मॉल इंटेस्टाइन होती, क्योंकि इसकी लेंथ देखो कितनी है? 1.5। तो यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम पड़ा वो किसके वजह से पड़ा है? इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी मोटी है। तो ये भाई साहब ये बहुत ज्यादा मोटी है, ठीक है। तो मोटी होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहां पे देखो भाई साहब इसका काम क्या इसका कोई भी डाइजेशन में पार्टिसिपेशन है? नहीं। अच्छा एक इमेज इसका पहले बनाओ, पहले इसका इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मुझे लार्ज इंटेस्टाइन को भी अगर डिवाइड करना हो तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा आता है? एक होता है सी कम, क्या नाम है इसका? सी कम, मतलब सी मतलब कोई है, कम मतलब आ रही है, ठीक है। तो किसी को हम क्या करें? आ रही है मेरी तरफ, तो सी कम, तो नाम क्या रहेगा इसका? सी कम। दूसरा नाम है कोलोन, और तीसरा होता है कौन सा? रेक्टम। रेक्टम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मलाशय। मलाशय जहां पे आपका मल यहां पे स्टोर रहता है। अब इमेज में देखते हैं, ये जो हिस्सा है इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा सी कम, सी कम, इसी को मैं बोलूंगा सी कम। ये जो हिस्सा होता है, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये कौन सा हिस्सा होता है? इसको बोलते हैं कोलोन। और ये जो हिस्सा है, ये जहां पे आपका मल यहाँ पे क्या होता है? स्टोर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। यहीं पे मल क्या रहता है? स्टोर रहता है, ठीक है। और अंतिम पार्ट क्या है? ये
NS है। तो NS बेसिकली इसका क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। इसके 3 ही हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक है, NS सबसे अंतिम पार्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल को बाहर निकाला जाता है। अब देखो ये यहाँ पे देखो, ये जो कॉलन है, ये वाली कॉलन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, असेंडिंग कॉलन। इस तरफ जा रही है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ट्रांसवर्स कॉलन। ये कौन सी हो जाएगी, डिसेंडिंग कॉलन। ये कौन सी हो जाएगी, सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है। तो ये पूरा कॉलन का हिस्सा है, लेकिन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका नाम, इसको मैंने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने असेंडिंग कॉलन। किसका, इस बाइसेप का। और इसका क्या मैंने क्या नाम रख लिया, ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, अब यहां पे नीचे की तरफ आ रही है तो डिसेंडिंग हो जाएगा, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डिसेंडिंग कॉलन। और इसका नाम क्या कर दिया, इस बाइसेप का, इसका सिग्मॉइड कॉलन। तो सब कॉलन ही है, लेकिन नाम थोड़े से अलग अलग है। ऊपर की तरफ असेंडिंग, इधर है तो ट्रांसवर्स, नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग, और इसका नाम क्या हो गया, सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है, तो ये इसके 3 हिस्से होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे भाई इन सबके काम क्या होता है। और ये एक हिस्सा देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा देखो ये ठीक है, ये जो हिस्सा देख रहे हो, यही क्या होता है, सीकम होता है। और ये जो बाहर की तरफ निकला है इसी को क्या बोल देते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, इसको अपेंडिक्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको पहले लिखो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबको। देख लिया, साढ़े 12 बजे तक क्लास है ना। कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसवर्स, TRANVERSE, ट्रांसवर्स। वो कौन सा हो गया, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब मतलब नीचे की तरफ, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रांसवर्स ये कौन सा होगा, सिग्मॉइड, SIGMOID। ये हो गया आपका अपेंडिक्स। ठीक है, ये हो गया रेक्टम, ये हो गया एनस। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखो हो गया, बढ़ू अब यहां पे देखो भाई, सीकम का क्या काम है और इसका काम क्या है, उसका काम है। इसका काम तो पता चल गया। रेक्टम का काम क्या होता है, मल को अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, टू स्टोर द फीसस, ये अपने आप अंदर में क्या करता है, फीसस को, फीसस मतलब मल, ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है। देखो यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देखो, कौन सा कलर है, ठीक है, तो ब्लैक कलर लेते हैं। ये जो हिस्सा देख रहे हो बेसिकली, यहाँ पे देखो, ये जो हिस्सा ये किसका होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों के बीच में एक जंक्शन है, उस जंक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, सीकम। तो बेसिकली सीकम का काम क्या होता है, सीकम का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करना। समझ रहे बात, इन दोनों को क्या करता है, ये किसका हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इन दोनों के बीच में ये रहता है, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम कौन करता है, सीकम काम करता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक तरह का जंक्शन है, जंक्शन है किसके किसके बीच, जंक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है, बी, इसको शॉर्ट में बिटवीन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जंक्शन है इन दोनों के बीच का। ठीक है, यहीं पे आप एक और हिस्सा देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। अब मुझे बताओ भाई, अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में क्या काम है, तो कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो भाई यहाँ पे काम क्या कर रहा है, अब देखो आज के जमाने में अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि एक वक्त के समय इसमें एक बैक्टीरिया रहती थी जिसका काम होता था डाइजेशन का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम क्या खाते हैं और किसको पचाता था, ये सेलुलोज को। सेलुलोज जो होता है बहुत ही खतरनाक ढंग का कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हम उस, अब मान लेते हैं कि सेलुलोज किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो तुम भी घास फांस खाने लगो तो पचेगा, जैसे खाओगे वैसे निकल जाएगा।
ठीक है, पचेगा ही नहीं वो। सेलुलोज को बॉडी नहीं पचा सकती है, क्यों? क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए जो बैक्टीरिया यहाँ पे पाया जाता था, अब वो धीरे धीरे भाई साहब यहाँ से निकल खत्म हो गया। अब देखो, आज से बहुत साल पहले, मतलब कि आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? घास फूस खाते थे, घास फूस खाते थे, पत्तियां यही सब खाते थे। तो घास फूस खा रहे तो वो उसके अंदर रहता था सेलुलोज, और सेलुलोज को पचाने के लिए उनके अपेंडिक्स में पाया जाता था एक बैक्टीरिया जो उसको पचा देता था। लेकिन वक्त के अनुसार हमने क्या किया? खाना छोड़ दिया, ठीक है ना, हमने खाना उसको छोड़ दिया। तो धीरे धीरे, इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में क्या होता है? जिस चीज का हम यूज करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे बॉडी से वाइप आउट होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया था इसके अंदर वो भाई साहब खत्म हो गया, अब इसके अंदर है ही नहीं। अब तुम खाओ घास फूस, पचेगा ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है। देखो, लेकिन अपेंडिक्स जो होता है हमारे बॉडी में कैसा पाया जाता है? बहुत छोटा सा रहता है, बहुत ही छोटा सा रहता है। अब होता क्या, कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि खाना इधर से गया, ठीक है, सपोज दैट खाना कहां से गया, कौन सा कलर लिया जाए, हाँ ठीक है, खाना इधर से गया, फूड इधर से गया, ठीक है ना, जो वेस्ट बचा हुआ है इधर से गया, फिर कहां जाएगा? इधर जाएगा। लेकिन कभी कभी ये खाना भाई साहब यहाँ पे फंस जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? फंस जाता है। कहां पे? अपेंडिक्स में फंस जाता है। और अपेंडिक्स का काम तो डाइजेशन का है नहीं, तो अपेंडिक्स में खाना जाएगा तो कुछ होगा नहीं, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? सड़ने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत ही दर्द आपको फील होगा। और फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा? इसको काट के फेंक देगा, क्योंकि इसका कोई बॉडी में काम नहीं है। तब आप टकाटक हो जाएंगे। अपेंडिक्स बेसिकली इस साइड होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो होता है इस साइड आपको दर्द होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाई साहब रहता है। तो अपेंडिक्स का अभी हमारे बॉडी में कोई काम। लेकिन अगर जानवरों की बात करूं तो क्या उनमें अपेंडिक्स पाया जाता है? बिल्कुल उसमें अपेंडिक्स रहता है, और छोटा नहीं, बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वही तो घास फूस खाते हैं। उस घास फूस को पचाने के लिए अपेंडिक्स में जो बैक्टीरिया रहती है वो उसको पचा देता है। अपेंडिक्स धीरे धीरे अब देखा जा रहा है कि जो भी बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं, नए नए बच्चे, उनमें अपेंडिक्स ही नहीं पाया जा रहा है। अब बताओ, ये कहानी हो गई है, क्योंकि अब यूज कम हो रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जिसका हम यूज कम करने लगेंगे वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो अभी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर अपेंडिक्स अब पाया नहीं जा रहा है। मतलब कि बहुत ऐसे कॉमन बच्चे हैं जिनमें नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों में अपेंडिक्स आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका काम बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, दर्द होता है, डॉक्टर इसको काट के फेंक देता है, फिर ये इसको ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। तो अपेंडिक्स बॉडी का कोई काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन एनिमल में अगर मैं बात करूं तो अपेंडिक्स कैसा होगा? बड़ा पाया जाएगा या छोटा पाया जाएगा? थोड़ा सा साइज में बड़ा पाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर की जो बैक्टीरिया होती है वो सेलुलोज को क्या कर सकती है? पचा सकती है, ठीक है। इसको लिखो, उसके बाद लिख लिया इसको। चलो अब आते हैं भाई साहब कॉलन। इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसका काम समझ में आ गया, सीकम का। इसके बाद आते हैं कॉलन पे। अब कॉलन देखो क्या काम करता है। देखो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये सबसे बड़ा हिस्सा है किसका? किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? कॉलन ही है। सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? ये भाई साहब। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ये भाई साहब। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ये भाई साहब। अब कॉलन में ही जो वेस्ट जो बच गया है, जो खाना मेरा एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी था, जो बचा हुआ है, वो इधर जाएगा। अब बताओ, ये अब इधर जाएगा तो यहाँ पे होगा क्या? खाने के साथ क्या होगा? खाने में तो कुछ है ही नहीं। खाने में कुछ बचा है? खाने में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये तो मस्त घूमते हुए निकल जाएगा? नहीं, इसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर भी तो है, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। कौन? कॉलन। तो कॉलन में बेसिकली होता है क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। और जैसे कि कोई भी आपको मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग लेते हैं, ड्रग मतलब मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन जो लेते हैं वो भाई साहब भी कैसे? चावल के साथ लेते हैं। चावल के साथ लेते हैं? किसके साथ लेते हैं? पानी के साथ लेते हैं। चावल के साथ तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो पानी के साथ लेते हैं। तो पानी में भाई साहब वो क्या करेगा? घुल जाएगा, ठीक है ना। और पानी एब्जॉर्ब कहां होता है? कॉलन में। बेसिकली कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो आपका जो ड्रग होगा, जो मेडिसिन होगी, वो भी कहां पे एब्जॉर्ब होगी? इसी हिस्से में, कॉलन वाले हिस्से में ही होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वाटर, जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग्स मतलब वो नहीं कि हीरोइन तुम ले रहे हो, वो ड्रग नहीं। ड्रग मतलब जो मेडिसिन ले रहे हैं वो, ठीक है। और जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कि सोडियम, पोटासियम, ये सब जितने भी हैं, कैल्शियम, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब के सब कहां पे?
कॉलोन में ही एब्जॉर्ब होंगे। कॉलोन में बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं और वो भी कहाँ पे कॉलोन में जाके ये एब्जॉर्ब होता है। बस इसका यही काम है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। तो अगर आपसे पूछेगा कि डाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे बोलेंगे नहीं भाई, यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि डाइजेशन के लिए बचेगा तब ना। सब तो हम तो पहले ही कूट काट के रख दिए है कि नहीं। आई बात समझ में? कोई डाउट है क्या? चलो लिखो। ठीक है, तो यहां पे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन होता है, तो आप बोलेंगे भैया नहीं होता है। होता क्या है, यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, मेडिसिन जो खाते हैं ड्रग्स उसका एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब। देखो इलेक्ट्रोलाइट भी हम पानी के साथ ही लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप ORS जो पीते हैं उसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट है, पानी के साथ ही रहता है। तो पानी में वो घुला रहता है, तो पानी में जो भी चीज घुली रहेंगी वो बेसिकली कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, यहीं पे होंगी। तो बेसिकली घुमा फिरा के बात यही है कि भैया इसको भी पानी के साथ लेते हैं, इसको भी पानी के साथ लेते हैं, पानी एब्जॉर्ब ये कर रहा है तो ये भी कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, यहीं पे होगा एब्जॉर्ब। कॉलोन मतलब कॉलोन में ही होगा। चलो ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। अब आते हैं भाई कहां पे, अरे पेज ही खत्म। चलो अब आते हैं कहां पे, रेक्टम आ गया। अब रेक्टम का काम क्या होता है, रेक्टम में बेसिकली क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, वो भाई साहब कहाँ पे स्टोर होगा, वो होगा आपके रेक्टम में। इसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय। ठीक है, तो मल को क्या करता है, ये अपने पास रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, इट स्टोर द अनडाइजेस्टिव फूड एंड absorption of अनएब्जॉर्ब फूड। तो जिस फूड को ना तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं अब, ठीक है, और जिस फूड को ना तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी को क्या करता है, ये अपने पास रखता है। और इसी को हम एक नाम भी देते हैं, इसी को बोलते हैं फीसस बोल देते हैं। फीसस मतलब क्या, फीसस मतलब कि अनडाइजेस्टिव फूड, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीसस बोलते हैं। ठीक है, फीसस मतलब वही पार्ट है, ठीक है, जो आपका मल है उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, फीसस बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब फिर कहाँ पे एनएस के थ्रू फिर क्या निकल जाता है, ये बॉडी से निकल जाता है। अच्छा एक और चीज, ये यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज सिक्रीट होता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसका काम क्या है, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो होता है क्या है, म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा सा पदार्थ। म्यूकस मतलब चिपचिपा सा पदार्थ, शुरुआत से देख रहे हैं, म्यूकस मतलब वही चिपचिपा सा पदार्थ है। अब ये चिपचिपा सा पदार्थ मान लेते हैं कि रेक्टम के पास, ये मान लेते हैं रेक्टम है, ठीक है, तो रेक्टम के पास ये रेक्टम है, ये हो गया आपका एनस। ठीक है, तो रेक्टम के पास मल आ गया, जो वेस्ट था वो